आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है मुतनाज़ा इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक। और सवाल यह कि क्या जाकिर नाइक पर कसेगा शिकंजा। दरअसल अपने मुतनाज़ा बयानों को लेकर के अक्सर मुल्क में बहस चलती रही है उनके बयानों को लेकर, लेकिन नौजवानों को गुमराह करने वाले बयानों को लेकर के सरकार संजीदा है। और इसी कड़ी में मुतनाज़ा इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक एक बार फिर से जेरे बहस हैं। मलेशियाई डिप्टी पीएम के दरअसल बयान के बाद नाइक को भारत लाने की तैयारियां एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। मलेशियाई डिप्टी पीएम ने यह कहा कि अगर भारत सरकार जाकिर नाइक को मांगती है बाकायदा तो नाइक को भारत के हाथों सौंप दिया जाएगा। लेकिन भारत की जानिब से इस तरह की कोई अर्जी बाकायदगी से नहीं आई है। लेकिन सवाल इन सब के बीच में यह है कि क्या इस तरह की तकरीरें या बयान देने वालों पर कानून एक साथ कार्रवाई करेगा। इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। तो बात जाकिर नाइक की, जिस पर मलेशिया से आई एक खबर ने बहस एक बार फिर से जाकिर नाइक को लेकर के तेज कर दी। मलेशियाई हुकूमत का यह कहना है कि अगर भारत सरकार नाइक को मांगती है तो उसे हम भारत के हाथों सौंप देंगे। आज की डिबेट हमारी दरअसल जाकिर नाइक को तो लेकर है ही है, लेकिन मुतनाज़ा बयानों को देने वाले तमाम लीडरान के लिए भी है कि क्या उनके खिलाफ भी सख्ती अपनाई जाएगी। देखना होगा कि भारत सरकार जाकिर नाइक को कब तक भारत लाती है। एक खुसूसी रिपोर्ट पूरी डिबेट के मुतालिक आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। मुतनाज़े इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक पर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। इस बार मलेशिया से आई एक खबर के बाद हिंदुस्तान में फिर से जाकिर नाइक पर बहस व मुबाहिसा शुरू हो गया है। मलेशिया ने कहा कि अगर भारत डॉक्टर जाकिर नाइक को मांगता है तो मलेशिया जाकिर नाइक को भारत के हाथों सौंप देगा। मलेशियाई अखबारों के मुताबिक मलेशिया के नायब वजीर आजम अहमद जाहिद हमीदी ने एवान ज़ेरी को बताया कि नाइक की सुपुर्दगी को लेकर भारत से अभी कोई बाकायदा तौर पर अर्जी नहीं आई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर भारत से ऐसी कोई अर्जी आएगी तो नाइक को भारत को सौंप दिया जाएगा। साथ ही नायब वजीर आजम ने कहा कि फिलहाल जाकिर का पासपोर्ट रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि जाकिर ने अभी तक मलेशिया सरकार के किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की है। डॉक्टर जाकिर नाइक पर मुस्लिम नौजवानों को बहकाने के लिए मुतनाज़ा तकरीरें करने का इल्जाम है। नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर भारत सरकार ने रोक लगा रखी है। वो पिछले साल गिरफ्तारी से बचने के लिए भारत छोड़कर चले गए थे। कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट दूसरे सरकार के पास हम भेजते हैं तो सबसे ज़रूरी यह है कि आप अपना जो आंतरिक अंदर का काम है वो सारा कंप्लीट कर लें। और जैसा मैंने पहले बताया था कि इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशंस चल रहे हैं। वी आर वेरी नियर टू कंप्लीटिंग दैट एक्सरसाइज। जब वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम मलेशियन गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे। 18 अक्टूबर 1965 को मुंबई में पैदा हुए जाकिर नाइक तब और सुर्खियों में आ गए जब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पिछले साल एक कैफे पर दहशतगर्दाना हमला हुआ था। इस हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों ने कहा था कि हम जाकिर नाइक की तकरीरों से मुतासिर हैं, उनकी तकरीरें हमें अच्छी लगती हैं। जिसके बाद एनआईए ने जाकिर नाइक पर शिकंजा कसा था। इस हमले में गैर मुल्कियों समेत 22 लोग मारे गए थे, जिसके बाद बांग्लादेश ने नाइक के पीस टीवी चैनल को बैन कर दिया। हालांकि दहशतगर्दों के इस बयान के बाद जाकिर ने सफाई देते हुए कहा था कि हमारी तकरीरें दुनिया के लिए हैं। अगर हमारी तकरीरें किसी को पसंद आती हैं या कोई हमारी तकरीरों की मुखालिफत करता है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन जाकिर नाइक से जुड़े लोगों का मानना है कि अगर नाइक की तकरीरें तशद्दुद फैला रही हैं तो फिर मुल्क में मुतनाज़ा बयान देने वाले कुछ लोगों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती, जिनकी तकरीरें भी मुल्क के अमन व अमान की सेहत के लिए ठीक नहीं है। कई लीडरान की तकरीरों ने मुल्क में माहौल खराब कर रखा है। आज संकल्प आएंगे कि सिद्धार्थनगर का नौजवान जब तक चैन से नहीं बैठेगा, जब तक सिद्धार्थनगर की हर मस्जिदों की मीनारों से अल्लाहू अकबर की जगह पर हर महादेव का जयघोष नहीं करा देता है। इस दिन ये देश
दिन इस देश में मुसलमानों की स्थिति वही होगी जो पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की स्थिति हो रही है। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक बनेगा, और जब मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक बनेगा तो उसके वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 1000 क्या, 1 लाख क्या, एक कौन नामर्द मिलकर भी कोशिश कर ले तो एक को भी पैदा नहीं कर सकते। और ये लोग हमसे रास मुकाबला नहीं कर सकते। जब मुसलमान भारी पड़ा तो ये नामर्दों की फौज आ जाती है। मैं मुसलमानों को चेतावनी दे रहा हूं कि गुजरात शायद आप भूल गए होंगे, पर मुजफ्फरनगर आप नहीं भूले होंगे। जो बहनें तलाक से परेशान हैं, उन बहनों के लिए सलाह देती हूं कि वो ऐसे धर्म को छोड़ करके हिंदू धर्म परिवर्तित कर ले। मेरे हिंदू समाज के बेटे तैयार है, उन्हें कहे आई लव यू तो मेरे बेटे शादी करने को तैयार हो जाएंगे। मुल्क के माहौल को खराब करने की कोशिश करने वाला किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, अगर वो मुल्क की तहजीब को नुकसान पहुंचाता है तो कानून को उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की तकरीरें मोहब्बत की जड़ में तेजाब डालने का काम करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो हेट स्पीचेस की अगर जब बात होती है तो क्या सिर्फ जाकिर नायक का ही नाम आता है या फिर तमाम दूसरे नाम भी आपके जहन में सीधे सीधे कौंध जाते हैं? और अगर तमाम दूसरे नाम भी आपके जहन में आते हैं तो क्या उनके खिलाफ भी सख्ती बरती जाएगी? ठीक है, जाकिर नायक पर दूसरे तमाम और भी इल्जामात हैं और उसके तहत कार्रवाई होगी। चार्जशीट में भी तमाम तरह की दफाएं लगाई गई हैं, हम उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन हम हेट स्पीच की अगर बात करें तो हेट स्पीच को लेकर के अलग अलग तरह का रवैया क्यों दिख रहा है या फिर दिखाई देता है, इस पर हम जरा मजीद बातचीत करेंगे और तमाम पहलुओं को समझेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट जो मौजूद है उनसे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। स्टूडियो में इस वक्त खास 5 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सी पाल सिंह जी हैं जो कि फॉर्मर IPS हैं और पंजाब के IG रह चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर इफ्तिकार अहमद साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर, और प्रोफेसर खालिद अलवी साहब हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब हैं जो कि मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, और डॉक्टर प्रज्ञा भूषण हैं हमारे साथ जो कि सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल इस डिबेट में, इस बातचीत के प्रोग्राम में। लेकिन प्रज्ञा भूषण जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं, जरा इसके कानूनी पहलू को समझना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं देखता हूं तो कई दफाएं लगाई गई हैं और मैं देखता हूं कि IPC की दफा 120B, 153A और तमाम और दूसरी दफाएं लगाई गई हैं। तो क्या मामला बना हुआ है दरअसल जाकिर नायक के खिलाफ? देखिए, इसमें जो जाकिर नायक के खिलाफ NIA ने अपनी इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट कर ली हैं और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेजा है अपनी कंप्लीट रिपोर्ट, जिसके बेसिस पे अगर वो अप्रूव हो जाता है तो चार्जशीट फाइल होगी। तो इसमें सबसे पहले तो अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के अंडर सेक्शन 18 लगा है जो कि टेरर कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, यानी कि जाकिर नायक के खिलाफ जो है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज की कॉन्स्पिरेसी रचते हैं, और उसी में 120B IPC का भी आ जाता है कॉन्स्पिरेसी रचने के एवज में। और फिर सेक्शन 10 और 13 है अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट का, जो कि एक अनलॉफुल आउटफिट यानी कि एक अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखने के बारे में कहता है कि किसी भी आप ऐसे आउटफिट या ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखते हैं जो कि लीगल नहीं है हमारे देश में। थर्डली, IPC की 153 जो धारा है वो इन पे लगाई गई है, जो कि ये कहते हैं कि ये हेट्रेड जो है, कम्युनल हेट्रेड फैलाने का काम करते हैं। तो इस तरह की धाराएं हैं इनकी हेट स्पीचेस की वजह से, या जो इनके फोर्स्ड कन्वर्जन्स की बात कही गई है NIA रिपोर्ट में कि जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, वो फोर्स्ड कन्वर्जन्स करती है, रिलीजियस कन्वर्जन्स मतलब नॉन मुस्लिम्स को मुस्लिम्स में कन्वर्ट करने का। तो उसके ऊपर भी काफी डिटेल्ड रिपोर्ट NIA ने दी है और ये सारे इल्जाम लगाए गए हैं, जिसको अगर हमारा MHA
अप्रूव कर देता है तो चार्जशीट फाइल होगी एंड उसके बेसिस पे, इस पर्टिकुलर चार्जशीट के बेसिस पे रिक्वेस्ट दी जाएगी मलेशियन गवर्नमेंट को इनको एक्स्ट्रेडाइट करने के लिए। ठीक है, एक तो आपसे क्या मामले बने ये आपने तो समझा दिया, लेकिन अगर लाने में कुछ पेचीदगियां हैं तो ये बताइए, क्योंकि अगर हम देखते हैं डिप्टी पीएम मलेशिया के जो बयान देते हैं वो कहते हैं कि बाकायदा कोई अर्जी ही नहीं आई है हिंदुस्तान की तरफ से। तो क्या अब तक इंतजार किया जा रहा था, किस बात का इंतजार था, या कुछ पेचीदगियां हैं जिसकी वजह से इतना वक्त लग गया? नहीं, इसमें जेन्युइनली हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ डिले तो दिखता है, बिकॉज सबसे पहले तो अगर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अप्रूव ही नहीं करेगा इस रिपोर्ट को तो चार्जशीट ही नहीं फाइल होगी। तो चार्जशीट फाइल किए बिना आप रिक्वेस्ट भेजेंगे नहीं, बिकॉज आपको एक जेन्युइन रीजन देने पड़ेंगे मलेशियन गवर्नमेंट को कि क्या इल्जाम इनके ऊपर है जिसके बेसिस पे आप एक्स्ट्राडाइट कराना चाहते हैं। तो सबसे पहला प्रोसीजर यही है कि एमएचए से जब अप्रूवल आएगा तो चार्जशीट फाइल होगी, उसके बेसिस पे वहां पे रिक्वेस्ट दी जाएगी मलेशियन गवर्नमेंट में। फिर मलेशिया और इंडिया की जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है उसमें वहां पे अटॉर्नी जनरल, इंडिया में हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, वैसे ही मलेशिया में अटॉर्नी जनरल को पावर्स हैं कि वो इसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। रिजेक्शन के 2-3 बेसिस हैं जिसमें हर्डल्स आ सकते हैं। सबसे पहला ये है कि जो हमारी ट्रीटी है इंडिया और मलेशिया की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, उसमें एक पॉइंट आता है कि अगर आप एक्सट्रेडिशन किसी रिलीजियस कास्ट या सेक्ट या रेस की वजह से आप एक्सट्रेडिशन मांग रहे हो तो वो नहीं दिया जाएगा। और जो जाकिर नायक का यहाँ पे पॉइंट आएगा, जाकिर नायक यही पॉइंट उठाएंगे कि मेरा रिलीजन जो मुस्लिम रिलीजन है, हम माइनॉरिटी में है इंडिया में, और इस रिलीजन की वजह से मुझे दबाया जा रहा है। कितना एक्सेप्टेबल होगा ये अगर ये लॉजिक आएगा तो? देखिए, ये एक्सेप्टेबल उस पे डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा फुल प्रूफ चार्जशीट बनता है इंडियन एनआईए का, और उनके खिलाफ जो चार्जशीट तो दायर हो चुकी है जी, तो जो उनके खिलाफ जो प्रूफ है वो कितने सॉलिड है, वो वहां पे क्या एक्सेप्ट किया जाता है। सेकेंडली, जिस एक्ट की वजह से ये इनको दिया जा रहा है, इनको एक्स्ट्राडाइट कराने की रिक्वेस्ट की जा रही है, क्या उस एक्ट में पहले से इनको कन्विक्ट या एक्वेट या ऑलरेडी सजा मिली हुई है, तो चाहे वो दूसरा ऑफेंस आ रहा हो। कुछ ग्राउंड्स हैं, ये ग्राउंड्स है। बहुत जल्दी से मैं आपसे एक छोटा सा सवाल और है मेरा, उसका जवाब चाहता हूं कि नेशनैलिटी को लेकर के थोड़ी कंफ्यूजन नजर आ रही है। अगर हमारी रिसर्च टीम भी रिसर्च कर रही थी तो देख रहे थे कि कुछ कह रहे हैं कि उसके पास, जाकिर नायक के पास मलेशिया की नेशनैलिटी है, लेकिन जो सदन में बात रखी गई है उसमें यह कहा गया कि नहीं, उसने कभी नेशनैलिटी के लिए अप्लाई नहीं किया। तो ये एक कंफ्यूजन है। नहीं, ऐसा जो सदन में मलेशियन वहां पे सदन में जो बात रखी गई है, जो वहां के वाइस प्रेसिडेंट ने बोला है वो ये है कि उन्होंने वहां की नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया है, और अगर इंडिया की तरफ से रिक्वेस्ट नहीं आती है तो हमारे पास कोई भी रीजन नहीं है कि हम उनकी नेशनैलिटी को अलाउ ना करें। ये भी बात कही जा रही है कि दरअसल मलेशिया जाकिर नाइक को पनाह अपने सियासी मफाद के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए दे रहा है। क्या कुछ हर्डल आएंगी? और अपनी तरफ से मलेशिया कुछ हर्डल्स, ठीक है, ऐवान में कहने की बात तो हो गई एक मैसेज देने के लिए, लेकिन क्या अड़ंगा लगा सकता है? क्योंकि ऐसी बात है, नजर आती है। बिल्कुल, अड़ंगे यही होंगे कि या तो रिलीजियस बेसिस पे, या फिर ये कहा जा सकता है कि क्योंकि इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए जो कि इनकी हेट स्पीचेस हैं, अगर उस पे ऑलरेडी कोई केसेस चल चुके हैं या उसमें कन्विक्ट जाकिर नाइक की सफाई भी कुछ काम आएगी, क्योंकि सफाई दी थी जाकिर नाइक ने अपनी। बिल्कुल, सफाई यही है, रिलीजियस बेसिस पे ही, और वही एक मेजर पॉइंट है उनके पास जिस पे वो स्टैंड ले सकते हैं। जी, इसमें ये है कि अगर जो यहाँ हमारे यहाँ जुर्म है और वो मलेशिया के कानून के मुताबिक जुर्म नहीं है तो उसे नहीं एक्सेप्ट करेंगे, और ये बड़ा मुश्किल काम है किसी पे। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू प्रोपेगेट योर रिलीजन, और वो अगर नफरत कोई फैला रहे तो उसका सबूत देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, उन पे एक इल्जाम ये कि बांग्लादेश के कुछ टेररिस्टों ने ये कहा था कि हम उनकी स्पीचेस पसंद करते हैं, मुतासिर है। हजारों मुजरिम ये कह चुके हैं कि हमने फला फिल्म देखी और हमने उस पर यह जुर्म किया, लेकिन उसे आज तक कोई फिल्म प्रोड्यूसर नहीं पकड़ा गया। तो ये पॉइंट सबसे कमजोर पॉइंट है। अच्छा, तो मुझे नहीं लगता एनआईए इसको सबसे मजबूत पॉइंट मान नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डीले कर रही है या अभी डिमांड नहीं कर रही है, उसका मेन रीजन यही है कि ये बहुत ज्यादा स्टैंड नहीं करता है। लेकिन एक खलनायक की तरह से तो प्रोपगेट हो चुके हैं लेकिन मलेशिया जाकिर नायक से मुझे बहुत शिकायतें हैं। उन्होंने ऐसा एक इडियोटिक काम करते थे वो कि
टीवी पर बाकायदा वो मजहब तब्दील करते थे, कहते ये बहन आज से मुसलमान हो गई। ये इतना नफरत अंगेज काम है। एक मैं माफ कीजिएगा, इवन मलेशियन लॉज में भी ये इलीगल एक्ट है। नहीं, इलीगल एक्ट नहीं है मलेशिया पे तो नहीं कर सकते। नहीं मैडम, ये मलेशियन में इलीगल एक्ट नहीं है। सीपाल जी बहुत देर से बात करना चाह रहे हैं, सर मैं आपकी बात लेना चाहता हूँ। मैं सिर्फ जो बात कही गई है उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगा। जरूर सर। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर कुछ रिलीजियस बेसिस पे कुछ कहा जाता है, ये नेसेसरली रेडिकल नहीं हो सकता, क्योंकि सिख टेररिज्म में मैं वहां रहा हूं। हमने कई एक आदमियों को जब रिपोर्टें लेनी होती है, सीआईडी से रिपोर्ट ले ली, ये रिपोर्ट ले ली, 10 पर रिपोर्टें ले ली कि हाँ जी से ये हेट स्पीचेस की है, ये की है, वो की है, उसके बेसिस पे हम उनके खिलाफ शुरू कर देते हैं इसको एफआईआर ट्रीट करके, एफआईआर उसकी सीआईडी रिपोर्ट को उसको चार्जशीट बना के दे देते हैं। अब उसके बेसिस के ऊपर उनका ये नजरिया होता है कि ये तो रिलीजियस की बात है, वेयर डज रेडिकलिज्म कम, वेयर टेररिज्म कम। सो इस से फर्स्ट एलैबोरेशन ये है कि जहां तक डॉक्टर जाकिर ही इज ऑलवेज सेइंग कि मैं रिलीजियस करता हूं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एट्रीब्यूटिंग इट टू टेररिज्म। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अभी इसका एलैबोरेट मेथड बड़ा एलैबोरेट है। अभी आपने जहां कहा कि अभी तो एक किस्म की उन्होंने जिसको आप इक्विवेलेंट टू एफआईआर समझते हैं, वो है चार्जशीट को कॉग्निसेंस लेना होता है कोर्ट ने। कोर्ट चार्जशीट को कॉग्निसेंस लेगी, उस वक्त फिर सोचेगी, फिर उनको उनके वकील को दोबारा से फ्रेम करेगी। हाँ, नहीं, वकील को मौका दिया जाएगा, तो उस चार्जशीट को जब एक्सेप्ट हो जाती है कोर्ट में, फिर उसके बाद एक्सट्रेडिशन की प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। उसके लिए आपको लेटर देनी पड़ती है कोर्ट से, दूसरे कोर्ट को वहां जाती है। अब इस केस में जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है हमारी बिटवीन मलेशिया ना, उसमें क्लियरली ये मेंशन है कि अगर कोई क्राइम इक्विवेलेंट टू दैट is not there in their country, in the country to whom you are requested, so he may not be, will not accept extradition. A. इस मामले में लॉस क्या कह रहे हैं? थोड़ा बी, उसके अंदर ट्रीटी में इफ्स एंड बट्स बड़े हैं, बहुत इफ्स एंड बट्स हैं। रिलीजियस की बात एक कही गई है, फिर उसमें कई एक ऐसी बातें हैं जिसके लिए आपको पुख्ता रिक्वेस्ट बनानी पड़ती है ताकि उसमें वो सारे पॉइंट। सर हम क्या माने कि डिप्टी पीएम ने वहां पे ऐवान में जाहिरी तौर पर तो ये कह दिया, लेकिन पेचीदगियां वो भी समझ रहे हैं, वो भी जान रहे हैं इसको बेहतर तरीके से। देखिए, आपने जैसे कहा उसमें एक इक्विवोकल स्टेटमेंट है कि सिटीजन है कि नहीं। एक तरफ तो कहते हैं कि उस सिटीजन को अप्लाई किया है, दूसरी तरफ ये कहा है कि आल्दो आपने उनका पासपोर्ट रिवोक कर दिया है, लेकिन वो हमारा सिटीजन है, उसके बेसिस पे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि ये जो सिटीजनशिप उससे रिवोकेशन से पहले हुआ, जब आपने पासपोर्ट रिवोक किया उससे पहले ही हमें सिटीजन दे रखी थी, तो इसलिए वी हैव टू कंसीडर इन टर्म्स ऑफ आवर। मैं एक और बात भी इसमें जाहिर करना चाहता हूं कि जो जाहिद साहब हैं डिप्टी पीएम मलेशिया के, उन्होंने अपनी जो तमाम बातें कही हैं उसमें उन्होंने एक लाइन भी अंडरलाइन की है कि हमने उसके चैनल पर टेररिज्म से जुड़ी कोई चीज नहीं देखी। तो अपने बयान में अगर वो ये बात भी जाहिर कर रहे हैं तो क्या वो एक छुपा हुआ मैसेज भी दे रहे हैं? देखिए, ये जो सब चीज है, सबसे पहले तो बात है कोई रिक्वेस्ट गई नहीं अभी तक, नहीं गई। ये सारा हाइपोथेटिकल बात है, मीडिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सेकंड है कि उन्होंने आपको एक मैसेज दे दिया कि हम तो तैयार हैं, जब रिक्वेस्ट आएगी हम कंसिडर करेंगे वैलिडिटी ऑफ द रिक्वेस्ट। वो वैलिडिटी ऑफ रिक्वेस्ट कंसिडर करने में ट्रीटी पे जाएंगे। ट्रीटी के अंदर 10 इफ्स एंड बट्स है, रिलीजियस एक है। और तो मोटे तौर पर माने कि अगर जाकिर नाइक मलेशिया में हैं और अगर वहां के डिप्टी पीएम खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि हम उन्हें सौंप देंगे, तो उसमें इफ और बट्स के साथ, यानी कि कंडीशन अप्लाइड उन्होंने साफ तौर पर कह दिया। यूएन नॉर्म्स को देखते हुए वो ये तो दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि हम टेररिज्म के साथ नहीं है, पर दूसरी तरफ वो शेल्टर भी दे रहे हैं। शेल्टर है, और अभी ये बहुत आसान नहीं होगा, टेढ़ी खीर है बहरहाल। लेकिन अर्शद साहब, ये जो तमाम बातें ओवरऑल तौर पर कही जाती हैं जाकिर नाइक के बारे में, उनके मैसेजेस के बारे में, पीस टीवी के बारे में, उनकी हेट स्पीचेस के बारे में, उसको आप किस तरह से देखते हैं? हम हेट स्पीचेस थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे चले जाते हैं, हमारे तमाम जो हैं नेता हैं जो तमाम ऐसी बातें कहते हैं, सियासतदान, संगीत सोम, ओवैसी ब्रदर्स, साक्षी महाराज, और एक लंबी फेहरिस्त है। देखिए, हम इसको दूसरे तनाजुर में देखते हैं। जाकिर नाइक की जितनी तालीमात हैं या उनकी जो भी सीरीज, स्पीचेज हैं या जो भी लिटरेचर है, सबका आप जो है लफ्ज़ बलफ्ज़ मुताला कर लीजिए और गहराई से स्टडी कर लीजिए। मुझे तो कहीं पर अभी तक ऐसा कोई हेट स्पीच नजर नहीं आया, कहीं भी नहीं, दूर दूर तक नहीं। और किसी को अगर एक बड़े
टेरर अटैक में शामिल मुलव्विस कुछ नहीं, कहीं इन्वॉल्व नहीं, कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कहीं इसके कोई प्रूफ नहीं है। कोई आदमी कहता है कि मैं उसकी स्पीच से मुतासिर हूं तो कल कोई आपके एंकरिंग से मुतासिर हो जाएगा, परसों हमसे मुतासिर हो जाएगा, वो कोई नहीं, बिल्कुल इफेक्टिव नहीं, वो बिल्कुल ही गैर माकूल और गैर लॉजिकल बातें हैं। देखिए मैं जरा सा अपनी बात पूरी कर लूं, एक मिनट। जिस यूएपीए कानून के तहत उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, जिसका मैडम बार बार जिक्र कर रही हैं, उस कानून के अंदर खुद इतनी कमजोरियां और इतने लचीलेपन है कि किसी मासूम को, किसी बेकसूर को किसी वक्त भी अगर चाहे तो उस कानून के तहत सिर्फ शक के दायरे में ला करके फंसाया जा सकता है। सिर्फ शक के दायरे में अरेस्ट करने का उसके अंदर प्रावधान है, उतना ही नहीं, सिर्फ जो है ये फ्यूचर में कोई खतरा, मुस्तकबिल में अगर कोई खतरा है उससे, उसको लेकर के भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यानी फ्यूचर को लेकर के भी अंदेशे, अगर फ्यूचर में कोई इससे अंदेशा है जो नेशनल एक्टिविटीज के खिलाफ, नेशनल एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं इन फ्यूचर, तो उसमें भी यूएपीए में कानून है। तो इतनी कमजोरियां है उसके तहत तो किसी पर भी लगाया जा सकता है। अगर एनआईए ने चार्जशीट दाखिल किया है और अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट के तहत अगर किया है तो यकीनन उसको बहुत सारे उसमें सबूत या एक्ट मिल जाएंगे, उसके तहत उनके खिलाफ। लेकिन एक एक्ट है हमारे पास, और अगर उसके अंदर में, अगर उसके दायरे में वो आ रहे हैं तो क्यों नहीं उस पर एक्शन होना चाहिए? आप नहीं समझते हैं, लेकिन कानून तो समझता है ना, कानून समझ रहा है, यकीनन कानूनी लड़ाई होगी यहाँ पर। लेकिन अगर कानूनी लड़ाई होती है यार, वो उनको तो बाहर नहीं रहना चाहिए, उनको तो आना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि उनको हिंदुस्तान आकर के और यहाँ कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए, और यहाँ के कानून पे, यहाँ की अदालत में कहा कि शक के बिना पर अरेस्ट, इनके खिलाफ तो इतनी बड़ी चार्जशीट है, वो तो फौरन अरेस्ट हो जाएंगे। हाँ, अरेस्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ की अदालत पर उन्हें भरोसा करते हुए उन्हें रिहाई भी मिल सकती है, इसलिए कि कोई प्रूफ उनके खिलाफ नहीं है। मैं आ रहा हूँ, दूसरी चीज मैं एक चीज अपनी बात खास तौर से कहना चाह रहा था कि उनके खिलाफ असल में वो क्या कह रहे थे, इसमें कोई शक नहीं कि वो कन्वर्जन कर रहे थे, इस्लामिक प्रीचर के तौर पर वो उभर करके सामने आए थे। बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा जो इस्लामिक अवार्ड है, फैसल अवार्ड, वो भी उन्होंने हासिल किया। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है जो फैसल अवार्ड उन्हें मिला हुआ है। ये सब चीजों के बावजूद उन्हें, जैसा कि सर ने कहा, इससे मैं भी इत्तेफाक करता हूं कि टीवी चैनलों पर लाकर कन्वर्जन नहीं करना चाहिए था। लेकिन उनकी जो इस तरह की हरकतें थी, जिसकी वजह से खुद यहाँ पर जो दूसरा ग्रुप था, जिसे आप हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमें, उनकी टारगेट या उनकी निगाह में बहुत दिनों से वो जमे हुए थे। और वो हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमें जो हैं, वो तो संजय लीला भंसाली को भी टारगेट कर देती हैं। ऐसे तो वो न जाने किस को टारगेट करती है। यहाँ पर उनको सॉफ्ट मिला बहुत आसानी से, जो है जाकिर नाइक सॉफ्ट टारगेट नहीं है, वो बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है पूरे दुनिया में। मैं आजी साहब आपके पास आना, ठीक है, इफ्तिखार अहमद साहब के पास जाना चाहता है, लेकिन आजी जी ठीक है, आप बताइए। सीपाल जी कह रहे हैं ना, उनको लैंग्वेज को थोड़ा डिफरेंट कर दीजिए। इनका मतलब है बहुत से उसके अंदर कमजोरी है, मतलब यह है कि उसमें बहुत वाइडर है डेफिनेशन जो है। नहीं सर, देखिए जो ये बातें अगर चार्जशीट में कही गई हैं कि बांग्लादेश में बड़े टेरर अटैक में मुलव्विस जो दहशतगर्द हैं वो इंस्पायर हैं उनकी तकरीरों से, तो ये कितना बड़ा इफेक्टिव स्टैंड है या फिर कितना बड़ा इफेक्टिव पार्ट है चार्जशीट? आप देखिए, जब इनका पहला चार्ज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में जब इनको चार्जशीट किया गया, उसके साथ ही ये भी रेफरेंस की गई थी कि ही इज इन्वॉल्व इन इंसाइटिंग यूथ फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज। ये उसके साथ ही लिखा हुआ है जो उन्होंने पहले किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हाउ टू प्रूव कि इसको इंसाइट किया कि नहीं, इट विल अल्टीमेटली गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। सेकंड, जो दूसरी कंट्री को कन्विंस करना और भी डिफिकल्ट है, उनको कंट्री को कन्विंस करना कि आप, ये बात आ गई कि वहां पर कन्विंस बहुत मुश्किल होगा कि वहां पे उनको कन्विंस किया जाए। लेकिन इफ्तिखार अहमद साहब, देखिए, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, जो तरीका जाकिर नाइक ने अपनाया, जो जाहिरी तौर पर, जैसे कि सीधे सीधे खालिद अलवी साहब भी कह रहे हैं कि एक उन्होंने बचकानी हरकत की कि टीवी पर इस तरह से वो कन्वर्जन कर रहे हैं। प्रज्ञा जी कह रही हैं कि उनके ऊपर फोर्स कन्वर्जन का भी इल्जाम लगा हुआ है। इसको किस तरह से आप देखते हैं? क्या मजहबी एंगल आपको नजर आता है इसमें कुछ? देखिए, 3-4 बातों की तरफ हमें जाने की ज़रूरत है। जहाँ तक टेक्निकल इश्यूज़ का ताल्लुक़ है, लीगल इश्यूज़ का ताल्लुक़ है, हमारी जो पुलिस फोर्स है उसका जो व्यू पॉइंट है, ये सारी चीज़ें आपके सामने अच्छी तरह से आ चुकी हैं। एक बात ये समझ लीजिए कि कोई भी इल्ज़ाम जब किसी पे लगता है, हमारा जो मुल्क है इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हमारे यहाँ मौजूद है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के मुताबिक चीज़ें जो हैं वो चला करती हैं। चार्जशीट होगी, कोर्ट में केस जाएगा,
सबूतों की बात आएगी, आर्गुमेंट्स होंगे, तब कहीं जाकर कोई बात किसी नतीजे पर पहुंचेगी। ये तो एक बात हो गई। जहां तक डॉक्टर जाकिर नायक का ताल्लुक है, डॉक्टर जाकिर नायक का जहां तक ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि डॉक्टर जाकिर नायक तमाम दुनिया में इस वक्त वो वाहिद एक प्रीचर ऑफ इस्लाम है कि जो स्क्रिप्चर्स की बेस पर स्क्रिप्चर्स की बेस पर अपने नहीं कन्वर्जन नहीं कराता, स्क्रिप्चर्स की बेस पर आर्गुमेंट रखता है। अच्छा, और जो आपने कन्वर्जन की बात की है, मैं आऊंगा, माफी के साथ रोक रहा हूं क्योंकि वक्त है, मुझे ब्रेक पर जाना है, लौटूंगा आपसे सीधे आऊंगा, छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। आज का मुद्दा में बात कर रहे हैं जाकिर नाइक की, और जाकिर नाइक पर क्या कसने वाला है शिकंजा। लेकिन यह शिकंजा अगर कसना है हिंदुस्तान को तो कितना मुश्किल है उसके लिए। मलेशिया के डिप्टी पीएम तो ऐवान में सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर भारत की तरफ से बाकायदा अर्जी आती है तो हम उन्हें भारत को सौंप देंगे। लेकिन क्या यह इतना आसान है? क्योंकि जो ट्रीटी में इफ और बट्स हैं वो क्या इस पूरे अमल को आसान बनाएंगे? इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। और हेट स्पीच को लेकर के किस तरीके से लीडरान दूसरे भी अपनी सियासत करते हैं उसको भी हम लेकर बात कर रहे हैं। हमारे साथ सीपाल जी जो मौजूद हैं, फॉर्मर आईजी हैं पंजाब के, वो कुछ वक्त के लिए, इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूं सीपाल सिंह जी। ये अगर हम जमीन पर देखें, इस तरह के मामला से आपने निपटा है और एक सिख टेररिज्म को लेकर के भी आपने काफी मामला को हैंडल किया है, तो जिस तरह के इल्जामात आप देख रहे हैं और चार्जशीट जो फाइल की गई है और जिन दफाओं के तहत इल्जाम लगाए गए हैं वो कितने स्ट्रांग हैं? और जो मैं अभी जिक्र कर रहा था, बांग्लादेश के दहशतगर्दों ने बाकायदा कहा कि हम उनकी स्पीचेस से मुतासिर थे, तो ये कितने स्ट्रांग पॉइंट्स हैं एनआईए की जानिब से? मैं इस सिलसिले में आपको सिर्फ दो बात कह के खत्म कर देता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि चार्जेस वीक होना तब पैदा होता है, पहले चार्जेस फ्रेम तो हो जाए। अभी चार्जेस फ्रेम ही नहीं हुए। फर्स्ट जी, जो आप कहते हैं जो स्टेटमेंट्स की गई हैं, बनाए गए, ये सब के सब जाके अथेंटिकेट करनी पड़ती है कोर्ट के सामने। तीसरी बात, आप हैरान हो गए, आपको शायद उसको तवज्जो नहीं दी कई लोगों ने। अभी पिछले दिनों में जब अजहर साहब को चाइना ने रोका कि उनको हम नई टेररिस्ट डिक्लेयर करेंगे पाकिस्तान को, जिसको हम कह रहे थे, तो उसमें सबसे बड़ी बात आप देखिए ये आई थी कि अभी तक टेररिस्ट की डेफिनेशन ही नहीं है। शायद आप जानते नहीं है, यूएनओ में अभी तक टेररिस्ट की डेफिनेशन नहीं है। हमें टेररिस्ट एक्ट का जो कॉन्सिक्वेंस है वो हम बताते हैं। अभी तक मैं इतनी देर सिख टेररिज्म डील करता रहा, हम लिख के सर टेररिस्ट की अभी तक डेफिनेशन यूएनओ से नहीं है, तो कई इम्प्लीकेशन है। सेकंड, जहां तक ये आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो कि होम मिनिस्टर भी है, उनका है, उनकी बड़ी स्टेटमेंट इक्विवोकल है। एक तरफ तो कहते हैं कि हम उनको हैंड ओवर कर दें जब रिक्वेस्ट आएगा, साथ ये कहते हैं कि मैंने जो कुछ देखा है, जो प्रेस और मीडिया में आया है, दैट इज विद इन इन्वर्टेड कॉमा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसका कोई खास मतलब नहीं है, उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है कि मैं इसको एकदम एक्सट्रेडिशन के लिए। तो ये जो बातें हैं ये साफ नजर आता है कि बड़ी लंबी बात होगी अगर मलेशिया बिल्कुल ही सम पॉलिटिकल रीजन की तरफ से या अपने तो मतलब हम ये समझे कि मीडिया ट्रायल हो रहा है इस पूरे मामले का, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया भी कुछ जल्दबाजी कर रही है इसको फ्रेम करने में कि हाँ जाकिर नाइक का क्या असल परसोना है और क्या उसकी पर्सनालिटी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बातें सामने आती हैं, जैसा कि मुफ्ती एजाज कासमी साहब ने साफ तौर पर कहा था कि हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमें उसके निशाने पर थे जाकिर नाइक, और वो ऐसा कर भी रहे थे। टीवी पर अगर कन्वर्जन कर रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं दूसरे जो मजाहिब के लोग हैं वो उनको तो परेशानी होगी ही, और वो अपने मजहब की हिफाजत तो करेंगे ही। बहरहाल आईजी साहब हमारे साथ जुड़े, आप इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ, आपके पास वक्त नहीं है, आपको जाना है कहीं, इसलिए आपको हम यहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन माफ कीजिएगा मुफ्ती एजाज साहब, जो बात आप कह रहे थे उसी को क्या हम माने कि उसी को कहीं ना कहीं आईजी साहब ने अपनी जबान में फ्रेम किया? नहीं, बिल्कुल इन्होंने बजा तौर पर कहा कि असल में दहशतगर्दी क्या चीज़ है, अभी इसी का फ्रेम नहीं हो सका है। किसके खिलाफ क्या इल्ज़ाम लगा दे, किसको किससे नफरत हो जाए और उस पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा दे। जाकिर नाइक के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। दूसरे, जहाँ तक मलेशिया का ताल्लुक है या वहाँ से लाने का ताल्लुक है, जाकिर नाइक ने अगर वहाँ सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन लगा रखी है तो उन्होंने देखा होगा वहाँ का जो हमारा ट्रीटी है इंडिया और मलेशिया का, इस ट्रीटी को भी उन्होंने सामने रखा होगा, उसके बाद ही एप्लीकेशन लगाया होगा। इसलिए कि हमको याद है अच्छी तरह
तरह की कई कंट्री ने ऑफर किया था, दूसरे कई कंट्री में उनके साथ और भी ऑप्शन थे जहां की वो नेशनलिटी ले सकते थे या वहां वो अपना एप्लीकेशन दे सकते थे, लेकिन वहां न दे करके उन्होंने मलेशिया को चूज किया, उसको मुंतखब किया। नहीं, लेकिन इसका मतलब मलेशिया में भी अपने सियासी मफाद है, मलेशियाई हुकूमत के, इसमें भी कानून में लचक देखा होगा उन्होंने, कानून में सेफ्टी देखी होगी, उसके बाद ही उन्होंने ऐसा किया होगा। तो उससे हमें लगता है कि अगर कभी ऐसी नौबत आती है उनको लाने की भी, तो भी हमारी सरकार के लिए उनको लाना इतना आसान नहीं होगा। नहीं, ये बताइए, क्या ये सिर्फ महज इत्तेफाक है कि जिस मस्जिद पुत्रा में जाकिर नाइक नमाज पढ़कर निकलते हैं, वहीं पर पीएम नजीब रजाक साहब भी नमाज पढ़ते हैं, उनके एक और वजीर भी नमाज पढ़ते हैं, क्या ये महज इत्तेफाक है कि एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है? इत्तेफाक भी कह सकते हैं इसको, लेकिन यह है कि इनके रिसोर्सेस इस तरह से हैं, अप्रोच है इनके, जो शाही ममलिकत तक या हुक्मरानों तक इनके अप्रोच है। दूसरे ये कि इनकी जो अपनी स्पीचेस के तरीके हैं, जो प्रीचिंग एंड टीचिंग के जो इनके अपने सिस्टम जो तरीके हैं, उससे बहुत लोग इंप्रेस्ड है। और इतना ही नहीं बल्कि जो हुक्मरान तबका वो भी इंप्रेस्ड है। तो हो सकता है कि जो शाही महल्लात में लोग रहे हो या हुक्मरान तबका या रूलिंग में जो लोग हैं वहां, वो लोग भी उससे इंप्रेस हो और उनको जो है शाही तरीके से रख रहे हो या अपने मलय मुसलमान वहां पे बहुत ज्यादा तादाद में है। मैं इफ्तिकार अहमद साहब के पास भी इसके लिए जाना चाह रहा हूं, मैं आपसे जल्दी से रिएक्शन ले लूं कि मलय मुसलमानों के बीच बड़े मशहूर हैं, ये कहा जाता है। और यह भी देखा गया है कि पिछली बार में कहीं ना कहीं जब वोटिंग हुई थी तो मुसलमान जो वोटर्स थे वो मलेशियाई हुकूमत से दूर हुए थे, तो उनको वापस एक बार लाने की कोशिश है और कहीं ना कहीं यह दिखाने की कोशिश है कि हां, मुसलमानों के साथ, उनके मजहब के साथ है सरकार और एक मुस्लिम ममालिक के तौर पर ही इसको आगे बढ़ाया जाएगा। ये सियासी मफाद तलाशा जा रहा है। तो क्या ये अगर इतना बड़ा सियासी मफाद है तो इतना आसान हो जाएगा हिंदुस्तान के लिए? मैं दरअसल समझना यह चाहता हूं आपसे, आपको क्या दिख रहा है? नहीं, देखिए वहां के जो अवाम है वो तो इनके गिरवेदा है ही, हर तरीके से इनको पसंद करते हैं। लेकिन उतना ही नहीं, हिंदुस्तानी सतह पर भी देख लीजिए तो यहाँ के अवाम भी उनको जो है आज भी बहुत पसंद करते हैं और उनकी स्पीचेस सुनते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग उनकी स्पीचेस सुनते हैं या तो उसको कह देंगे कि भाई वो भी दहशतगर्द हो गए या उससे मुतासिर हो गए। कोई किसी की भी स्पीच सुन सकता है और कोई किसी के बारे में कुछ भी सोच सकता है, ये तो फ्रीडम है। लेकिन उस पर इस तरह का इल्जाम लगा देना, मैं समझता हूँ कि इनकी स्पीच कहीं पर से आप भी निकाल करके रिसर्च आप टीम को कहिए, कहीं से कुछ ऐसा नहीं निकाल सकते, कुछ ऐसा नहीं दिखा सकते जिसमें एक सिंगल प्रूफ ऐसा दिखा दे जिसमें किसी मजहब के खिलाफ इन्होंने कोई तकरीर की हो। मजहब का खिलाफ, खुद वो इस्लामी स्कॉलर है तो इस्लाम में तो यही तालीम है कि किसी मजहब का बुरा भला ना। इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं इफ्तिकार अहमद साहब, जरा ये बताइए कि क्या कंडीशन है, जो तमाम चीजें दिख रही हैं उसको किस तरह से हम देखें? एक क्या चीजें फ्रेम की जा रही हैं या फिर आप इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते आप ये समझ रहे हैं कि हां, कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक की है और कहीं ना कहीं जो तमाम तरह की बातें कही गई हैं जाकिर नाइक के बारे में वो सही पाते हैं आप? देखिए, फोर्स कन्वर्जन से लेकर के तमाम बातें। देखिए, डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो 25-30 सालों से इस्लाम की तबलीग और दावत का काम कर रहे हैं और अभी पिछले चंद सालों में ये बात उठानी शुरू की गई है कि वो जो है नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है हमारा एक कौमी इदारा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ये लोग मिलकर सब आपस में ये इस इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में लगे हुए हैं और जब तक कोई चार्जशीट की शक्ल नहीं आती और मामला जो है आगे नहीं बढ़ते तब तक कोई भी रायजनी इस हवाले से नहीं की जा सकती। मैं डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से इतना ही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक कंपैरेटिव रिलीजन के बेहतरीन उस्ताद हैं और वो बेहतरीन उस्ताद हैं और जिस तरीके से उन्हें दुनिया के तमाम बड़े मजाहिब का की सहीफों का और उनके जो स्क्रिप्चर्स हैं उनका उनको इल्म है और उनके हाफजे में है और जिस अंदाज में वो इस्लाम को और दीगर मज़ाहिब को पेश करते हैं, उनकी बहुत बड़ी खिदमत ये भी है कि मुझे पूरा करने दीजिए, मैं आ रहा हूँ। वो इस्लाम और हिंदू मजहब के दरमियान में जो हमारी अक्सरियत का मजहब है उन्होंने यकसानियत के लिए बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन सर क्या लेकिन सुनिए, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने एक सेकंड मुझे पूरी करने दीजिए ना बात। आप सोच समझ कर कह रहे हैं। देखिए, मैं सुनिए, मैं जब तक बात पूरी नहीं होगी तो फिर मैसेज गलत जाता है। बिल्कुल। देखिए क्या है, डॉक्टर जाकिर नाइक का एक पहलू ये हुआ, लेकिन कुछ लफ्जिशें, कुछ गलतियां उन्होंने बड़ी गलत की हैं और उसी की वजह से आज वो इस गिरफ्त के अंदर आए हैं। मिसाल के तौर पे उसामा बिन लादेन का यूट्यूब पे अभी भी पड़ा है, मैं तो अर्ज कर रहा हूं ना आपसे, उसामा बिन लादेन की हिमायत ना डायरेक्ट की जा सकती है ना इनडायरेक्ट की जा सकती है। उन्होंने उसामा बिन लादेन के हवाले से जो बयान दिया वो गलत था, वो कंडेमनेबल है और आज उसकी कीमत उनको अदा करनी पड़ रही है। दूसरी बात मैडम, दूसरी बात मुझे पूरी करनी। दूसरी बात
ये है उन पर कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, कुछ टेरर फंडिंग के हवाले से कुछ इल्जामात लगे हैं। सर मैं उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन जो बयानात का जिक्र है, क्या उनके दूसरे बयानात को क्या सही ठहराया? लादेन को ही सपोर्ट करने की बात नहीं है, खवातीन को लेकर के उन्होंने कई बात यहाँ तक कि गहने तक पहनने के लिए मना करने की बात कह दी उन्होंने। कोई आदमी जो है जब उसके बारे में जरूरी नहीं है कि हम डॉक्टर जाकिर नायक कोई पैगंबर नहीं है कि हमें उनकी 100% बातों से इत्तेफाक करना पड़ेगा। डॉक्टर जाकिर नायक एक इंसान है, उनसे बहुत सी गलतियां हुई होंगी, बहुत सी लफ्जिशें हुई होंगी, ठीक है। जहां तक जराइम का ताल्लुक है, कुरान ये कहता है सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर कुरान ये कहता है कि दूसरे मजहब की इज्जत कीजिए जी, तो जाकिर नायक ये क्यों कहते हैं कि उस इस्लाम के अलावा कोई दूसरा मजहब आला नहीं है? ठीक है, उसको कहने का तरीका अगर उन्होंने सही किया होता तो शायद आगे नहीं होता। मैंने आपसे कहा ना कि उनकी जुबान के तौर पर उनकी जुबान के हवाले से, उनके लहजे के हवाले से, उनके दूसरे मज़ाहिब के हवाले से मानने वाले लोगों को हो सकती हैं, इससे तकलीफ हो ना जिस तरह की बातें उन्होंने की। लेकिन आपने जो आज बुनियादी बहस की है यहाँ, और जो बड़ा सवाल आपने उठाया, वो सवाल अभी तक आपकी बहस में नहीं आया। बुनियादी सवाल ये है, देखिए मैं बड़ी वजाहत के साथ और बड़ी सफाई से कहना चाहता हूँ, चाहे डॉक्टर जाकिर नायक हो, चाहे कोई और नायक हो, चाहे कोई और साहब हो, अगर कोई भी शख्स हिंदुस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो कानून उस पर गिरफ्त कायम करेगा। वो कर रहा है तो फिर इस पे बोलना क्यों? तो हमें नहीं, हमारे कोई एतराज नहीं है इसके ऊपर। दूसरी बात, बड़ा सवाल जो आपने उठाया है आज, उस सवाल पे हमें जाना चाहिए। देखिए, नफरत, ये हिंदू मुस्लिम नफरत ने इस मुल्क के अंदर एक ऐसी चिंगारी लगाई कि इस मुल्क की तकसीम हो गई। और आज भी बड़ी बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ता है कि आज हमारे यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं और तमाम मजाहिब के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो उस तरह की गुफ्तगू करते हैं, जो कि हिंदुस्तान को तोड़ने की गुफ्तगू है, जो दिलों को बांटने की गुफ्तगू है, जो इंसान को इंसान से लड़ाने की गुफ्तगू है, जो माशरे के अंदर अफरा तफरी और इंतशार फैलाने की गुफ्तगू है। हमें इस मामले में किसी मजहब का साथ नहीं देना चाहिए, मजहबी शख्सियत का साथ नहीं देना चाहिए। हमें अक्रॉस द बोर्ड हमारा ये मौक़िफ़ होना, अक्रॉस द बोर्ड हमारा ये मौक़िफ़ होना चाहिए कि जो शख्स भी हिंदुस्तान के अंदर किसी भी तरीके से नफरत फैलाने का काम करता है, कानून को उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नाम, मजहब, इलाके और जुबान की कोई हैसियत नहीं। मैं आता हूं सर, आपने खुद ये जिक्र कर दिया, हम ब्रेक के बाद इसी पॉइंट पर आने वाले थे कि जो तमाम दूसरे लीडरान हैं वो हेट्रेड का इस्तेमाल करते हैं, उसका सहारा लेते हैं, तो क्या उनके खिलाफ भी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए? ब्रेक के बाद इसी पर हम वापस लौटेंगे। चलो ब्रेक से हम वापस लौटाए हैं, बात कर रहे हैं जाकिर नायक की, लेकिन बात साथ ही हेट स्पीचेस की भी हो रही है कि क्या सिर्फ जाकिर नायक ही हेट स्पीच देते हैं, और भी जो तमाम लोग जो हेट स्पीच देते हैं या फिर इसका सहारा लेते हैं, तकरार का, बंटवारे का सहारा लेते हैं, क्या उनके खिलाफ भी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए? हमारे साथ बातचीत के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। और खालिद अली साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। एक पॉलिटिकल एंगल हम देखते हैं तो फूट डालो राज करो वाला हिसाब किताब हमें आज से नहीं दहाइयों से नजर आता है। हिंदू मुस्लिम को बीच में बांटो, मुस्लिम वोट बैंक, हिंदू वोट बैंक की बात होती है, और इसके लिए सियासतदान किसी भी हद तक चले जाते हैं, लेकिन सख्ती नहीं बरती जाती, चाहे उनके वकार की बात हो, चाहे उनकी पोजीशन की वजह से, चाहे पॉलिटिकल उसके पीछे रीजंस हो, लेकिन सख्ती नहीं बरती जाती, चाहे वो ओवैसी ब्रदर्स ही क्यों ना हो, चाहे वो संगीत सोम या साक्षी महाराज क्यों ना हो। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। एक तो पहले जाकिर नायक के हवाले से दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूं कि ये जो मलेशिया वाले डिप्टी हमीदी साहब का बयान है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का, इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में एक हिंदू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सवाल के जवाब में ये बात कही है कि अगर हमसे इंडिया मांगेगा तो हम एक्स्ट्राडिशन में उसको भेज देंगे। दूसरा ये है कि ये वहां की गवर्नमेंट के बस में भी नहीं है, अगर हमीदी साहब चाहें तो उसे वापस नहीं भेज सकते, जबकि वहां सेशन कोर्ट में चलेगा, उसके बाद दूसरे कोर्ट्स में चलेगा, और कोर्ट्स इस बात पे कन्विंस हो कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत नहीं हो रहा है, और ये सारे जुर्म जो है मलेशिया में भी साबित हों कि उनके कानून के तहत भी ये जुर्म है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन के बाद गुजरात भी एक लंबी जो है एक तरह से उसमें टाइम लगेगा, उनके पास टाइम है 2 साल तक का कम से कम। अलवी साहब की तारीफ में एक बात ऐड कर दूं, कोई भी स्टेटमेंट जो है, कोई भी स्टेटमेंट पार्लियामेंट के फ्लोर पे सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ द लैंड होता है, सब्जेक्ट टू रूल्स ऑफ बिजनेस होता है नेचुरली। दूसरी जहां तक हेट स्पीचेस का ताल्लुक है, देखिए इस हिंदुस्तान में इस वक्त
यानी बाकायदा वो लगी हुई है, कंपटीशन हो रहा है हेट स्पीचेस का, और उसमें हमारे बड़े लीडर्स भी शामिल हैं, छोटे लीडर्स भी शामिल हैं, और उसमें सब के सब कानूनी तौर से आजाद हैं। अगर मीडिया किसी के पीछे पड़ जाता है तो थोड़ा बहुत उसमें कार्रवाई हो जाती है, बेल पे वो फिर बाहर आ जाता है। ऐसे ये इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि राइट टू स्पीच जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्या हम उसे कहां तक इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, लेकिन राइट्स तो है, अपने अपने मजहब की जो है हिफाजत करने की भी है, अपने अपने मजहब को मानने और उसको उसकी तबलीग का भी राइट है। वही मैं कह रहा हूं कि हमें ये जो राइट टू प्रीच है इसके बारे में भी अब सोचना पड़ेगा कि किस हद तक है। एक आदमी, मैं ये समझता हूं कि इन्होंने आपके जाकिर नायक ने पता नहीं जुर्म किया है नहीं किया, लेकिन उनमें वर्ल्डली विजडम बिल्कुल नहीं थी, और उन्होंने इनडायरेक्टली जो हिंदू शिद्दत पसंद फोर्सेज है उन्हें मजबूत किया। इस तरह से टीवी पे दिखा रहे हैं, लोग कहेंगे देखो ये तो कन्वर्जन कर रहा है। इस बात में अगर किसी के अंदर बेसिक अक्ल जरा सी भी हो, भाई मेरी किसी मैं ये समझ नहीं पा रहा कि आपने अगर कहा कि हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमें मजबूत हो रही हैं, तो कानून के ताल्लुक से तो यहां पर फिर भी कोई मामला नहीं बन रहा ना। अगर हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमें अगर बहुत मजबूत हो रही हैं तो हिंदुस्तान के लिहाज से वो ठीक है, अक्सरियत का जो एक तबका है, अक्सरियत तबके के हिसाब से शायद ठीक है। नहीं, अक्सरियत, देखिए मैं अक्सरियत को इल्जाम नहीं दे सकता, अक्सरियत तबके के लिहाज से भी गलत है, और हिंदुस्तान में जितने अक्सरियती तबके में जितने सेकुलर लोग हैं, मैं इसमें कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनकी वजह से हिंदुस्तान कायम है, ये अब मैं समझ रहा हूं। लेकिन जाकिर नायक जैसे लोगों ने जो शिद्दत पसंद और कम्युनलिस्ट हिंदू हैं उनकी तादाद बढ़ा दी है, और ये बिल्कुल उनके नादानी की बात थी, इसको मैं इसे किसी तरह भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये कि डायरेक्ट वो टेररिज्म में इन्वॉल्व थे या नहीं थे, लेकिन ये जरूर है कि उनकी हरकतों से मुल्क की फजा खराब हुई और टीवी पे दिखाया गया। ऐसा हो रहा था क्या मुफ्ती साहब? नहीं, देखिए जाकिर नायक साहब के बारे में जो कह रहे हैं ना, वो ये यकीनन जो टीवी पर दिखा रहे थे ये कोई कानूनी तौर पर गलत नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजी के खिलाफ है। जो एक प्रीचिंग की एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उनकी, उसमें थोड़ा सा वो उन्होंने जो है अपने आप को ज्यादा या तो दिखाने के लिए या बरकपन शो करने के लिए इस तरह की, जिसको खुद मुसलमान भी पसंद नहीं करते थे। सच्ची बात यह है कि हमने आम इंटेलेक्चुअल से, आम उलमा से भी देखा कि वो लोग भी क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इस तरह से टीवी चैनलों पर एक बड़ा मुस्लिम तबका भी है और उनको कहा जाता है कि फला मसलक को वो ज्यादा आगे बढ़ाते हैं। मसलक की भी वो कर रहे थे तर्जुमा, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ वो कन्वर्जन कर रहे थे या मजहब की तबलीग कर रहे थे, बल्कि वो मसलक की भी तबलीग करते थे। वो एक अहले हदीस मसलक से आते हैं और उस मसलक के लिए वो बहुत कोशिशें करते थे। यही वजह है कि टीवी चैनलों पर बजाबते वो फतवा देते थे। उलमा ने कई बार एतराज किया, इस तरह से फतवा नहीं दिया जाता है। सलाफी नजरिए को या मसलक को बढ़ावा देना, जी जी, क्या ये इतना बड़ा हो गया कि इसको इस तरह से देखें कि हिंदुस्तान के बहुत से मुसलमान भी उनके साथ नहीं है? नहीं, देखिए वो सलफी नजरिया हो, उसी को अहले हदीस नजरिया भी कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ उसकी वजह से कोई मुसलमान को नागवार लगे ऐसा नहीं है। अच्छा। हर आदमी का अपना एक नजरिया है और वो भी अहले सुन्नत है, वो भी मुसलमान है, तो इसलिए नजरियाती। लेकिन क्या हिंदू तबके के लिहाज से, जैसा कह रहे हैं कि उनको हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों को मजबूत कर दिया, अलवी साहब कह रहे हैं, लेकिन क्या उनके इमोशंस के लिहाज से इस तरह से जाहिरी तौर पर यह करना ठीक था? हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, ये बहुत अच्छा लफ्ज आपने इस्तेमाल किया कि उनके इमोशन के खिलाफ था ये, और इसलिए उनके जज्बात का ख्याल रखना चाहिए, बिरादरान वतन के जज्बात का, और इस तरह का नहीं करना चाहिए। वरना यहां पर तो सीधे सीधे गलत है। हाँ बिल्कुल, ये गलत है कि जज्बात का ख्याल रखना चाहिए, और अगर कन्वर्जन हो रहा है तो कीजिए, लेकिन ये इस तरीके से तो जो कानूनी दायरा है कानूनी दायरे में कीजिए। टीवी चैनलों पर ला करके किसी के जज्बात से खिलवाड़ करना इतनी बड़ी ऐसे तो एक तरह से ये भी देखा जा रहा था, कहने वाले तो यहां तक भी क्या उन्होंने सेल्फ ब्रांडिंग की। हाँ, वो सेल्फ ब्रांडिंग थी उनकी, वो तो एक हिकमत अमली थी। यही वजह है कि प्रीचिंग के लिए जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उससे वो अलग होकर के वो सेल्फ ब्रांडिंग में लग गए, और सेल्फ ब्रांडिंग का उनको फायदा ठीक है अलवी साहब, जल्दी आपसे फिर उसके बाद निजामुद्दीन औलिया के पास एक आदमी पहुंचा, उसने कहा कि मैं मुसलमान होना चाहता हूं। तो निजामुद्दीन औलिया ने पूछा कि तुम मुसलमान होना क्यों चाहते हो? उन्होंने कहा मुझे अपने मजहब की कुछ चीजें नापसंद है। उन्होंने कहा जो चीज नापसंद है वो छोड़ दो। तो निजामुद्दीन औलिया ने तो मुसलमान करने की जरूरत नहीं समझी। जाकिर नायक जो है वो टीवी पे कर रहे हैं, और उसका रिएक्शन जब तक जो कानूनी तौर से सही होने पे भी निहायत गलत बात थी। ठीक है। सौद साहब की मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगी, जो आप कह रहे थे कि अगर जो बाकी लोग हेट स्पीचेस देते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे देश का कानून काफी मजबूत है, और ऐसा नहीं है कि एक्शन दूसरे हेट स्पीचेस पे नहीं होता। अगर हम पीछे जाते हैं, थोड़े ही टाइम पीछे जाते हैं,
तो हम देखेंगे कि सुरेश राणा जी या संगीत सोम जो थे, ये हेट स्पीचेस के लिए काफी समय, कुछ साल इनफैक्ट बांदा जेल में रहे हैं और इन्होंने जेल की सजा काटी है। या अभी अगर हम गए थे हेट स्पीच के लिए नहीं गए थे, वो दंगों में मुलव्विस होने के लिए, क्रिमिनल राइट्स के लिए गए थे। हेट स्पीचेस इनका मेजर पार्ट था। और अभी अगर आप कमलेश तिवारी जी का देखेंगे, कमलेश तिवारी जो जेल में थे, मुझे नहीं प्रज्ञा जी, आप ये बताइए, किसी भी तरह की किसी रैली में कोई बयान दे देना या फिर डाइस पर खड़े होकर किसी बयान को देने के एवज में कौन गया है जेल? देखिए, किसी को इन्हीं बयानों के एवज में ट्वीट करके, चाहे सुरेश राणा या फिर कमलेश तिवारी। आप ये बताइए, पाकिस्तान भेजने वाले कितने लोग अभी तक जेल में हैं? आपको अगर ऐसा लगता है कि हेट स्पीच देने के बाद जेल में चले जाते हैं, नहीं, कितनी खतरनाक स्पीच तो आप खुद दिखा रहे हैं। ये स्पीच देने वाले कोई भी देखिए, हाँ, ओवैसी ब्रदर्स पे ऑब्वियसली एक्शन नहीं दिख रहा है और होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो उनपे भी एक्शन होना चाहिए, कि होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। कहीं ना कहीं लीनियंसी बरत दी जाती है और ऐसा नहीं है कि किसी एक मजहब के लोगों के खिलाफ लीनियंसी बरती जाती है, बल्कि सब ओवैसी साहब भी अपने सिर्फ मुतनाज़ा बयानों के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए वो इस तरह के बयान देते हैं। इसमें थोड़ा बहुत रोल मीडिया का भी है। देखिए सर, मीडिया का रोल तो सर सभी कहीं ना कहीं तलाश लेते हैं। बहरहाल, आपने जो शुरू में इंट्रोडक्शन दिया प्रोग्राम का, उसके अंदर आपने कई सारी स्पीचेस सुनाई हैं जी। एक भी स्पीच देने वाले के खिलाफ आज की तारीख तक कोई बुनियादी एक्शन है हमें तो दिखाई देता नहीं। मेरी गुजारिश आपके चैनल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ये होगी कि सो मोटो नोटिस लिया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कोई चीज अगर मुल्क के लिए नुकसानदेह होती है तो वो बांट होती है। समझ लीजिए, देखिए, इकोनॉमिकली हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, पॉलिटिकली हम पोलराइज हो रहे हैं, सोशली हम टूट रहे हैं। याद रखिए, अगर सोशल टूट फूट को, समाजी टूट फूट को हमने न रोका तो हमारी इक्तिसादी तरक्की जो है वो किसी काम की नहीं रहेगी, हमारी जमहूरियत भी किसी काम की नहीं रहेगी। लिहाजा ये जरूरी हो जाता है स्टेट के लिए और स्टेट की मशीनरी के लिए भी और हमारी सिविल सोसाइटी के लिए भी कि तमाम लोगों के साथ जो इस जुबान को बोलते हैं, उनका कोई भी नाम हो, मजहब हो, इलाका हो, जुबान हो, देखिए, जो मुजरिम है ही क्यों ना हो, वो कोई भी हो साहब, कोई भी शख्स हो, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, हर शख्स के खिलाफ कानून को सख्ती के साथ में खड़ा होना चाहिए। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क होना चाहिए, हिंदुस्तान मेरा वतन अजीज एक ऐसा मुल्क होना चाहिए जिसमें नाम देखकर कार्रवाई नहीं हो। जी बिल्कुल, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस तरह के हेट स्पीचेस और समाज को बांटने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानून बनने चाहिए और लेजिस्लेचर को एक्शन लेना चाहिए। आपका फाइनल कमेंट, इस सब के पीछे अगर हम देखते हैं तो वोट बैंक है। जल्दी से आप वोट बैंक है। मैं तो ये चाहता हूं, मेरी दरख्वास्त तो ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट कुछ ना करे, कम से कम चीफ मिनिस्टर तो ना बनाए ऐसे लोगों को, कम से कम ये तो पार्टी सोचे। ठीक है सर, आपने अपने हिसाब से अपनी बात कह दी। मुझे वक्त बिल्कुल नहीं मिल रहा है, लेकिन ठीक है, आप मुफ्ती साहब, इसमें देखिए कि ये पोलराइजेशन की भी सियासत है, ये हिंदू मुस्लिम करा करके और एक सियासी वो हम समझ रहे हैं, बस वो पोलराइजेशन की सियासत के तहत वोट बैंक के साथ इख्तियार किया जा रहा है। अब ये देखिए ना, जाकिर नाइक के बाद अब ये पॉपुलर फ्रंट की भी बारी आ रही है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए शिकंजा कहीं ना कहीं इससे ऊपर उठना पड़ेगा और हम महंगी की बात करनी पड़ेगी। बहरहाल, वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इफ्तिखार अहमद साहब ने जो बात कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी पर मैं अपना फाइनल कमेंट करूंगा। एक कंक्लूजन वही है कि पॉलिटिकली हम कहीं ना कहीं पोलराइज हो रहे हैं, वो हमें देखना पड़ेगा कि नहीं हो। सोशली हम टूट रहे हैं, ऐसा कुछ भी करना करके हम सोशली ना टूटे, ये करना पड़ेगा। एक अच्छी बात है कि हम इकोनॉमिकली आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें हर मफाद पे, हर महाज पर आगे बढ़ना होगा, ना कि बंटना होगा, तकसीम होना होगा। आज का मुद्दा में बस इतना ही।